और इस दौर में जब घर से निकलना मुश्किल हो और आप कर्नल RSN सिंह साहब को या मुझे सुनने आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बड़े मायूस हैं, नकारात्मक हैं, जो हर बात में कोई न कोई नेगेटिविटी ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि आपकी ये मौजूदगी उनके लिए जवाब है कि देश सिर्फ अब 3 घंटे की फिल्म देखने नहीं जाता है, कुछ राष्ट्रवादियों के विचार भी सुनने जाता है। मैं ख़ास तौर से जनाब कौशिक होलकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करता हूँ कि मुझे पता चला कि उनको कहीं जाना था और वो इस सभा में अपने उस कार्यक्रम को रोक करके हम लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं। कौशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब ने नए तथ्य, नई बातें बहुत सारी रखी हैं जो मेरे लिए भी नई होती हैं। अभी आपको बड़ा इत्तेफाक भी लग सकता है, सिंह साहब भी दिल्ली में रहते हैं और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात इंदौर में हो रही है। सिंह साहब ने जिस किताब का जिक्र किया उसमें कोई 52 टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। पत्रकारिता के बाद का जो जीवन की पूरी सफ़र है वो सिंह साहब के साथ शाना बशाना मेरा चल रहा है। इसलिए सिंह साहब ने कब वो आर्टिकल लिखा, किस संदर्भ में लिखा, उस वक्त क्या हुआ, वो करीब करीब मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं। इसलिए किताब सिंह साहब ने इससे पहले भी लिखी हैं। मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, अनमेकिंग ऑफ नेपाल, ये तमाम किताबें सिंह साहब की लिखी हुई हैं। लेकिन तब शायद मैं सिंह साहब को बेहतर नहीं जानता था, या यूँ कहें कि बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन इस किताब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सिंह साहब ने इस किताब को डेवलप किया, मुझे लगता है कि साथ साथ वो यात्रा मेरी भी चलती रही। इसलिए इस किताब को मैं कोई किताब नहीं मानता। अमेज़न पे नंबर 1 है या नंबर 2 है, ये भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जितनी किताबें पढ़ी होंगी अब तक, उसमें इस किताब के अंदर मुझे एक नई चीज़ नज़र आती है। और ख़ास तौर से जो युवा हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं और एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब कम्युनिकेशन का, जिसे कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आया है। ये जो संचार क्रांति है जिसके माध्यम से आप RSN सिंह साहब की बात जो यहाँ कही है वो लाखों लोग सुनते हैं, विदेश में सुनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये मेरे लिए एक किताब नहीं है आज की उस जनरेशन के लिए जो लॉजिक पे, तर्कों पे, रेफरेंस पे, फैक्ट पे, फिगर पे बात करती है, उनके लिए एक पुराण है। अगर मौका मिले तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। आप जितना इसे पढ़ेंगे, न सिर्फ गद्दार, न सिर्फ देशद्रोही, हमारे देश में 1947 से जो झूठ बोला गया है, खुलेआम झूठ बोला गया है, उन झूठों को आज की युवा पीढ़ी इसमें दिए हुए डेट, टाइम, फिगर से आप तथ्यों के साथ उन्हें डिमोलिश कर सकते हैं। इसलिए मैं इस किताब को बार बार कहता हूं कि युवा पीढ़ी ज़रूर पढ़े, उससे उनका विकास भी होगा। और JNU में जो नारे लगा रहे हैं, उनके नारों को बहुत सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो देश के अंदर 1976 में रात के अंधेरे में भारत के प्रियम्बल में डाका डाला गया
वो जो शब्द सेकुलर डाला गया, ये कहाँ से आया, कैसे डाला गया, वो सारे तथ्य मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको कम से कम इस देश में कोई जिहादी, कोई एंटी नेशनल किसी फोरम पे चुनौती नहीं दे सकता। उसकी हर चुनौती को आप काउंटर कर सकते हैं। इसलिए ये किताब है, इसका शायद सिंह साहब और उनकी जो पूरी टीम है वो कोशिश में लगी है कि जल्दी इसका हिंदी संस्करण भी आ जाए। उसमें कुछ नए तथ्य भी होंगे, उसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी। लिहाजा यहाँ तक सिर्फ एक बात। दूसरा यह है कि जब कोई समाज, जब कोई कौम लगातार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो जाए, एहसास कमतरी की शिकार हो जाए, कुंठा पीड़ित हो जाए, उसके अपने होने पे, अपने बुजुर्गों के होने पे, अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, सरोकारों पर, परंपराओं पर, आदर्शों पर जब उसको हीन भावना होने लगे तो ये समझ लीजिए कि ये देश समाप्त हो गया, वो राष्ट्र समाप्त हो गया। ये बात अलग है कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 का पूरा जो किस्सा है अपने निजी स्वार्थों के लिए जिस तरीके से परोसा, और उस वक्त तमाम वो चाटुकार इतिहासकार जिन्होंने इस देश का गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं बताया, बल्कि जो पुरुषार्थी लोग थे, बहादुर लोग थे, जो हमारे आइकॉन हो सकते थे, उनको बहुत सोच समझ करके समाप्त कर दिया। और जो लोग अंग्रेजों के चापलूस थे, जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, जो उनके चाहने से प्रधानमंत्री बने, उन तमाम सारे लोगों को इस देश में ग्लोरीफाई किया गया। और हमारे यहां तो यह है कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि उसामा बिन लादेन के बारे में किताब लिखें तो उसे भी वो एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी इस्लाम का घोषित करके किताब लिख सकते हैं। पैसे देकर के आप कुछ भी लिखवा लीजिए। और यही हुआ। शायद यही वजह है कि महाराजा छत्रपति शिवाजी को, जिनकी मूर्ति आपके शहर में भी लगी है, पूरी दुनिया में 1947 के बाद जो ताकतें सत्ता पे बैठी, उन ताकतों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनके स्वार्थ में उनकी सत्ता थी, उनकी पार्टी थी, उनके पूरे सोच में, उनके पूरे आप कह सकते हैं कि सोच के अंदर, विचार के अंदर देश तो था, राष्ट्र नहीं था। और इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट किए गए कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, इत्तेफाक से जो वो इतिहासकार हैं, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जिंदा हैं अभी, उनकी किताब हिस्ट्री की कहती है शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। अब जब हमारे सारे लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा, हमसे पुरानी पीढ़ी ने भी पढ़ा, तो ये माना कि भाई पढ़े लिखे लोग विद्वान होते हैं, अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। इसलिए आपका संविधान जब बना, संविधान की ओरिजिनल कॉपी क्या थी, आपके पार्लियामेंट में जो बहसें हुई, उन तमाम चीजें, उस वक्त भी बहुत सारे राष्ट्रवादी थे, उन लोगों ने भी उन ताकतों को चैलेंज किया। लेकिन हम लगातार एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में रहे कि शायद हमारे पूर्वजों ने जघन्य अपराध किया है, बड़ा शोषण किया है, और वही सब इतिहास पढ़ने की वजह से आज 70 सालों में दुनिया का यह एकमात्र ऐसा देश है जहां राज्य सरकार, इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। कंटिन्यूअसली यही काम हो रहा है। और इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर दिए गए जो एकेडमिकली भी गलत हैं, इंटेलेक्चुअली भी करप्ट हैं, लेकिन वो चल रहे। कोई किसी को रोक करके ये नहीं पूछना चाहता कि ये जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कहां सुना तुमने, कहां से आया ये।
लेकिन आज शायद इस संचार क्रांति की वजह से, क्योंकि हमारे दौर में इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के हाथ में थी, सरकार के पास रेडियो था, 2-4 अखबार थे, हम अगर किसी बात को, अपने नैरेटिव को लाना भी चाहते थे, कुछ फैक्ट को उजागर भी करना चाहते थे, तो उसके लिए स्पेस ही नहीं थी। इवन लेटर टू एडिटर, जो किसी जमाने, आप तो इंदौर के लोग हैं, आपके यहां से एक अखबार निकलता था नई दुनिया, आज भी निकलता है, लेकिन उसका आप कुछ मालिक वालिक बदल गए हैं। उसके एक एडिटर हुआ करते थे, मैंने कभी उनको देखा नहीं। इत्तेफाक की बात है, जब मैं दिल्ली में अपनी पत्रकारिता करने आया, तो जब मैं दिल्ली पहुंचा और स्टेशन पर उतरा, तो उस दिन के अखबार में एक बड़ी सी हेडलाइन लिखी थी, नई दुनिया के संपादक माथुर साहब नहीं रहे। वहां मुझे याद है कि जब वो उसमें कोई अपना चिट्ठी छप जाती थी किसी की, नई दुनिया के एडिटोरियल पेज पर जो लेटर टू एडिटर आता था, लोग महीनों उसको रखते थे, दिखाते थे कि मेरा लेटर टू एडिटर जो है नई दुनिया में छपा है। इसलिए मैं अपनी बात तो जरूर रखूंगा, लेकिन कुछ बातें और आपसे कहना चाहता हूं कि एक डरपोक, कायर, लालची और दिशाहीन और कुंठित समाज को आप 2 रुपए किलो चावल से भी खरीद सकते हैं, बिजली का बिल माफ करके भी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को बिना किसी एक्स और वाई विचार के तथ्य रखें उनके सामने, फैक्ट रखें उनके सामने, किताबें रखें उनके सामने, और जो बात आप कहें वो इतने मजबूती के साथ कहें कि हम भले ही यहाँ से अपना संवाद करके चले जाएं। बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी शक्ल से, मेरी स्टाइल से, मेरे कपड़ों से उनको एतराज़ हो सकता है, लेकिन उसमें मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमारे फोकस में है कि हम जो कहें उसे 1000 साल तक भी कोई चैलेंज ना कर पाए, सिर्फ इतनी हमारी कोशिश है। इसलिए कुछ कुछ चीजों को करेक्ट कर देंगे तो भी बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है। हम बार बार ये कहें उसने ये किया, उसने ये किया, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कहीं से भी आप शुरुआत कर दें तो आप देखेंगे कि पूरा देश बड़े बड़े विचारकों को नहीं सुन रहा। न हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि हमने 100 किताबें लिखी हैं, हम बहुत बड़े पद पे रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि पद का आपकी अकल से कोई संबंध नहीं होता। पद, किसी बड़े पे बैठ जाना आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म और आपकी एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं ये कंट्राडिक्टरी है। पद पे वही बैठते हैं जो यहां से पैदल होते हैं। इसलिए 2 किस्से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उससे दोनों से मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ। आप सबने आर्टिकल 35A और 370 का पूरा मुहिम देखी होगी, सुनी होगी। 370 का गुणगान बहुत सालों से चल रहा था, 370। और ये मैं इसलिए आज के युवा को, जो मेरी युवा बेटियां हैं, बेटे हैं, मेरे साथी हैं, आपके पास तो इतना वेपन है, इतने स्ट्रॉन्ग आपके पास हथियार हैं कि आपको कहीं जाने नहीं है, किसी रेफरेंस के लिए नहीं जाना। सिर्फ आप एक बार अपने पे विश्वास कीजिए, अपने होने पे विश्वास कीजिए, और थोड़ी देर के लिए मानिए कि जो कुछ आपके इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया गया है वो ये नहीं है, उसका एक दूसरा रुख भी है। उसमें वो किताबें भी हैं जो छुपाई गई, जिनको लिटरली दबा दिया गया। मैं 2 घटनाओं से आपको, आपके उस इरादे को मजबूत करना चाहता हूं। हम भी 3-4 साल पहले जब
बोलने का हमने सोचा और नौकरी से इस्तीफा दिया, तब हमको भी नहीं लगता था कि शायद हमारी ये देश बात सुनेगा। लेकिन लगा कि ठीक है, नौकरी, घर, शादी ब्याह, बच्चे, ये सब एक जिंदगी का बहुत रूटीन मैटर है। उस वक्त जब नौकरी कर रहे थे तब भी बहुत सारी चीजें अंदर थीं, लेकिन ये लगा कि अगर हम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन पता नहीं, कुछ चीजें अपने हिसाब से होती हैं और कुछ चीजों में इंसान का कोई दखल नहीं होता है। कर्नल आर.एस. सिंह जैसे लोग मिले, इन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको इन विषय पे इसलिए बोलना है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, आप जिस जबान में बात करते हैं, जिन तथ्यों के साथ बात करते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं कह सकता। मुझे मजाक लगता था, मैंने कहा क्या मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और इनके बहकावे में आकर के मैंने ठीक ठाक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज मैं इस बात को पूरी ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने मेरे साथ किया है, मैं देश के हर युवा के साथ करना चाहता हूं।